हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, जैसा मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नई वैकेंसीज आ गई हैं जिसका आपको काफी दिन से इंतजार था और बम्पर वैकेंसी आई है। देखो, मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी ना लगभग 4-5 दिन पहले से बताना शुरू कर दिया था कि मुझे अंदाजा हो गया था कि भाई वैकेंसीज आने वाली हैं और इतनी ही बल्क में वैकेंसी आने वाली है। बट क्या था ना भाई, जब तक कह सकते हैं इसको भाई, आजकल सच्चाई को भी प्रूफ की जरूरत पड़ गई है। जब तक अगर हमें एकदम ऑथेंटिकेटेड डेटा ना मिल जाए कि भैया वैकेंसी आ गई, तब तक हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। बट ठीक है, मेरे स्टूडेंट तो मुझसे विश्वास करते हैं और वो उस वीडियो को उतने अच्छे से देख भी रहे थे, लाइक भी कर रहे थे और शेयर भी कर रहे थे दोस्तों में। ठीक है, नाउ अब अगर तुम लोगों के लिए वैकेंसीज आ गई हैं बच्चों, तो अब थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि भैया जो हमारी 523 वैकेंसी आई है, जो हमारी 523 वैकेंसी आई है किस किस में बेटा? R&B में, रोड एंड बिल्डिंग में, GWSSB में, क्लास 1 एंड 2 की, नर्मदा एंड कल्चर में और GPCB में। इसमें सर जो हम लोग रिक्रूट होंगे, जब हम लोग इसके अंदर रिक्रूट होंगे, ठीक है, तो हमारा रोल क्या होगा? पहला चीज तो क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर हम रिक्रूट ही कैसे होंगे? तो उसके लिए अपन मिलने वाले हैं वेबिनार के अंदर। कब मिलने वाले हैं बच्चों? तो ये है पूरा का पूरा डिटेल वेबिनार होने वाला है बच्चों। वेबिनार होने वाला है 16 नवंबर को। कब होने वाला है? 16 नवंबर को होने वाला है वेबिनार, 16 नवंबर को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सैटरडे को। आप सब सैटरडे को फ्री हैं, ठीक है, ये मैं जानता हूं। सैटरडे को किसी के पास भी कोई काम नहीं है, तो सैटरडे को रखा गया है 16 नवंबर को। पहले 15 नवंबर को रखा गया था, बट बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक दिन पोस्टपोन किया है हमने। और कितने बजे है भैया? 6 बजे है, 6 PM पे। नाउ चाहता क्या हूं कि सारे के सारे बच्चे इसके अंदर रजिस्टर करो। क्या क्या बताने वाला हूं इसके अंदर, नई वैकेंसीज कौन सी है वो तो आपको पता है, ठीक है। इसका कैसे हम लोग इसकी तैयारी करें, कैसे एग्जाम को क्लियर करें, कौन सा मटेरियल रेफर करना चाहिए, ठीक, कहां से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर सकें, ये सब बताऊंगा इस वेबिनार के अंदर। वेबिनार को अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है बच्चों, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबिनार भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखता हूं मैं आपके लिए। बट करना क्या है, लिंक प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसे फिल करिए और इमीडिएटली फिल करिए। जितने ज्यादा बच्चे उसके अंदर आएंगे उसी हिसाब से हम लोग भी वेबिनार का ड्यूरेशन सेट कर पाएंगे कि बच्चों के लिए कब वेबिनार को कितने देर तक करना है, ठीक है। नाउ अगर आप इसको भी इसको भी अगर आप नहीं क्लिक कर पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, तो मैंने एक QR कोड दिया हुआ है, आप इसे भी स्कैन कर लीजिए। सीधा फॉर्म खुलेगा, फॉर्म खुलते ही उस फॉर्म को फिल करिए और सीधा अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। किसके लिए? वेबिनार के लिए, ठीक है बच्चों। तो आइए इस वेबिनार को अटेंड करते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद जानते हैं कि भैया कैसे पूरा पेपर क्लियर होगा। बट बिफोर दैट ये तो होगी वेबिनार की कहानी, ठीक है। बट सर अगर हमको कोई डिपार्टमेंट चुनना हो चारों में से, रोड एंड बिल्डिंग, GWSSB, ठीक है, GPCB एंड नर्मदा एंड कल्चर, तो हम कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफर करें? देखो कुछ डेटा लेके आया हूं आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा उसको और फिर अपने हिसाब से डिसाइड करिए। फॉर्म सबके भरने, सिलेक्ट सब में होना है, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा ज्वाइन करना है वो हमारी चॉइस के ऊपर रहेगा बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो वैकेंसी लेके आया हूं मैं आपके लिए वो है GWSSB क्लास 1 की 11 वैकेंसी आई, क्लास 2 की 22 वैकेंसीज आई हैं बच्चों यहाँ पे। नाउ इसमें काम क्या होता है, इसका मेनली फोकस जो होता है वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है, ठीक है। जितना भी वाटर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ये सब कुछ मैनेज होता है किसके अंदर? GWSSB के अंदर। और जितना भी सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा सीवेज लाइन वगैरह बिछाते हैं, उसका मेंटेनेंस होता है, वो पूरा काम होता है किसके अंदर? GWSSB के अंदर। नाउ इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ पे जो इंजीनियर जाएगा उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? जो भी डिजाइनिंग है इस पूरे सिस्टम का वो करना, उसका इंप्लीमेंटेशन और उसका मेंटेनेंस करना पूरे के पूरे वाटर सप्लाई स्कीम्स का एज वेल एज सीवेज सिस्टम का। कहां पे? रूरल एंड अर्बन एरियाज में, गुजरात के, स्पेसिफिकली गुजरात के। ओके, नाउ मैनेज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवरेज सिस्टम्स। अब भाई पूरा पानी से रिलेटेड सब कुछ इसी के अंदर आ गया कि भाई पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का ट्रीटमेंट, सीवेज का डिस्ट्रीब्यूशन, सीवेज का ट्रीटमेंट। अच्छा सीवेज का डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूं मैं, पर सीवेज का क्या होता है? हमारा सीवरेज सिस्टम होता है जहां से हम लोग सीवेज को बहाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। फिर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट एम्ड एट एंश्योरिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन। आजकल की डेट में क्या है ना, पानी जो हमें मिल रहा है वो बहुत इम्प्योर मिल रहा है। तो भाई कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे जो पानी हमें मिल रहा है वो हमें पीने योग्य है? उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन और उनकी प्लानिंग भी कौन करेगा? GWSSB का इंजीनियर ही करेगा बच्चों, ठीक है। और ओवरसीइंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी। अगेन आपको पूरा का पूरा मैनेज करना है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवेज फैसिलिटीज को, जो भी उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो पूरा का पूरा, ठीक है। नाउ
की स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है बच्चों यहाँ पे, अगर आप जाना चाहते हैं इसके अंदर तो आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट पड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोलॉजी का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर हाइड्रोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होगी यहाँ पे। फ्लूइड मैकेनिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पे। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है। और वाटर ट्रीटमेंट एंड सैनिटेशन टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। तो 4 सब्जेक्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलॉजी, ठीक है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, फिर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आपके लिए ये बेस्ट डिपार्टमेंट बनता है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये मेरे हिसाब से, बाकी पर्सन टू पर्सन चेंज कर सकता है, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। आइए सेकंड पे बात करते हैं। रोड एंड बिल्डिंग, काफी ज्यादा वैकेंसी है, बच्चों का बहुत प्रिफर्ड ब्रांच भी होता है ये, ठीक है, बच्चों का बहुत प्रिफर्ड डिपार्टमेंट भी होता है। कौन सा? रोड एंड बिल्डिंग। मैक्सिमम बच्चे इसी डिपार्टमेंट को चुनते हैं। अब कारण क्या है इसको चुनने का? भाई जितना भी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस हो रहा है, रोड, ब्रिजेस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, वो सब इसी के अंतर्गत आता है पूरा, ठीक है, इसी के अंडर में आएगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जो इंजीनियर यहां जाएगा बेटा? प्लानिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड, ब्रिजेस अक्रॉस द स्टेट। जितना भी काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, किस किस का, हाईवे का, रोड का, ब्रिजेस का, और जितना भी मेंटेनेंस का काम है इन सबका, वो आपके अंडर में होगा, ठीक है। ओवरसीइंग द मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आप ही को करना है, ठीक है। कंडक्टिंग सर्विस एंड फिजिबिलिटी स्टडी फॉर रोड एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। मान लो कोई हमें प्रपोज रोड है या हमें कोई रोड बनानी है किन्हीं 2 सिटीज के बीच में, तो वहां पे उसका पूरा सर्वे वर्क वगैरह भी आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। Ensuring that road and building construction project meet quality, safety and environmental standard। बिल्कुल सही बात है भाई, जो भी प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं क्या वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं। अच्छा, मैं जब भी यहाँ बोल रहा हूँ ना कि आप ही का काम रहेगा, मतलब आपके अंडर दी वो काम होगा, आपके सुपरविजन के अंडर में ये काम पूरा होगा, ठीक है। नाउ मैनेजिंग द बजट, मटेरियल्स एंड लेबर फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। जितना भी यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होगा, लेबर का मेंटेनेंस, ठीक है, मशीनरी का मेंटेनेंस, वो सब आपके अंदर ही होगा, पूरा का पूरा आपके अंडर में ही होने वाला है वो पूरा काम। नाउ यहाँ पे की स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहला स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपका वीक है, देन ये डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ये अगर आपका अच्छा है तो ठीक है। मटेरियल साइंस, कैड सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम ड्राइंग कैड पे होती है यहाँ पे। एंड नॉलेज ऑफ रोड एंड बिल्डिंग कोड्स, ठीक है, जितने भी रोड एंड बिल्डिंग कोड्स है वो आपको कम से कम पता होने चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपको कम से कम आना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे एक मेजर सब्जेक्ट बन जाता है किसके अंदर? रोड एंड बिल्डिंग के अंदर बच्चों, ठीक है। नाउ अगला डिपार्टमेंट, अच्छा देखो मैं क्यों बता रहा हूं ना तुम लोगों को, ये बार बार बच्चे का ये डाउट होता है, बच्चा मुझसे पूछता है ये चीज कि सर कौन सा डिपार्टमेंट हमें ज्वाइन करना चाहिए। देखो ज्वाइन करने की बात तो जब की है जब आप सिलेक्ट हो जाएं उस पेपर में, उसके लिए सिलेक्शन के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरना आज से स्टार्ट होने वाला है और उसका भी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा जैसे ही फॉर्म आता है तो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा भैया, फॉर्म भरने के बाद सर प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके मटेरियल कौन सा यूज करना है, वो भी सब मैं बताऊंगा आपको किसके अंदर, वेबिनार के अंदर। तीसरा, सर सिलेक्ट हो गए तो फिर वहां पे डिपार्टमेंट कौन सा ज्वाइन करना है उस पर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए आप किस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, रोल क्या है। कई बार होता है ना, बच्चा बोलता है यार क्लास 3 क्लास 2 तो लगभग बराबर ही हो गया। अरे बराबर कैसे मेरे भाई, दोनों में बहुत अंतर है, क्लास 1 क्लास 2 में भी बहुत अंतर है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है इन चीजों में, इसीलिए आपको बता रहा हूं ये, ठीक है। आइए अगला, नर्मदा एंड कल्चर में जो क्लास 2 की 250 वैकेंसीज आई हैं, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, कौन से प्रोजेक्ट इसके अंदर आते हैं। तो देखो फोकस एरिया क्या है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली द नर्मदा एंड कल्चर प्रोजेक्ट। जितने भी नर्मदा एंड कल्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। की रोल या की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे इंजीनियर की? मैनेजिंग द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड कैनाल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द नर्मदा रिवर। जितना भी काम चल रहा है भैया नर्मदा रिवर पे, उसका सब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आप ही के अंदर होगा, पूरा आप ही के अंडर में होगा। ओवरसीइंग द कल्चर प्रोजेक्ट व्हिच फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर इन द गल्फ ऑफ खंबात फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ये मैं काफी दिन से बताते हुए आ रहा हूं। अगर आपने मेरा सेमिनार अटेंड किया तब भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया तब भी मैंने आपको बताया था कि गल्फ ऑफ खंबात में फ्रेश वाटर का हम लोग इनटेक करने के लिए एक पूरा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि नर्मदा एंड कल्चर के अंडर में ही आ रहा है पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो भी इसी के अंडर में रहेगा। अगला, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ डैम्स, रिजर्वॉयर्स एंड इरिगेशन चैनल्स। ओके, जितने भी इरिगेशन चैनल्स और डैम्स, रिजर्वॉयर आने वाले नर्मदा के अंडर वो पूरा इसके अंदर आप ही के अंदर रहेगा ये पूरा। कंडक्टिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस विद वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज। ये तो आपको मैनेज करते हुए ही जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसमें कभी भी आप देखो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी मत बना दो जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप इनकी डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हो तो।
एंगेजिंग इन फ्लड मैनेजमेंट, रिवर ट्रेनिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव्स। ये भी एक नया अभी आया है इसके अंदर कि भैया आपको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे करना है, इसके जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो भी आप ही को लेने पड़ेंगे, ठीक है। रिवर ट्रेनिंग एंड फ्लड मैनेजमेंट का काम भी आप ही को करना पड़ेगा। स्किल रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है हाइड्रोलॉजी। अगर आपका हाइड्रोलॉजी वीक है तो ना तो GWSS भी आपके काम का है, ना आपके काम का है नर्मदा एंड कल्चर, ठीक है। अगर आपका डैम इंजीनियरिंग स्ट्रांग है तो आपके काम का है। इरिगेशन सिस्टम अगर आपका मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके नर्मदा काम का है, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेट की बात हो रही है, मतलब मैं कहीं ना कहीं ये बोलता हूँ भाई पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही जोड़ दो इसके अंदर तो पूरा कवर हो जाता है। नाउ सर क्या ये सब हमें जरूरी है पढ़ना? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये पूरा आपका सिलेबस ही है क्लास 2 का इन क्लास 1 का, तो पढ़ना ही पड़ेगा ये, ठीक है। नाउ आते हैं लास्ट वैकेंसी जो आपके लिए आई है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ठीक है। क्लास 2 की 144 वैकेंसीज आई है। नाउ इसका काम क्या है, जितना भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का काम है पॉल्यूशन लेवल्स को टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वो काम रहता है इसका GPCB का। नाउ काफी अच्छी वैकेंसी है ये भी। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको एयर को मॉनिटर करना है। जैसे अभी आपने सुना होगा दिल्ली में ना बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया है, ठीक है, लोग सांस नहीं ले पा रहे तो मास्क लगा के चलना पड़ रहा है, ठीक है। ये गुजरात में ना हो जाए इसी के लिए ये पूरा डिपार्टमेंट है आपका, मॉनिटरिंग एयर वाटर एंड सॉलिड पॉल्यूशन लेवल अक्रॉस द स्टेट एंड इंप्लीमेंटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। आपको पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर को भी इंप्लीमेंट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सी टेक्निक है जिससे आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं वो आप ही को मैनेज करवाना पड़ेगा, ठीक है। Now, issuing and enforcing environmental permits for industries, ensuring compliance with environmental laws and regulation। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहां पे क्या है, आपको ना कुछ चीजों को इन्फोर्स कराना पड़ेगा इंडस्ट्रीज वगैरह पे, नहीं तो ये अगर आपने इनको खुला छोड़ दिया तो ये तो भैया इनको कोई नहीं पड़ी एनवायरमेंट वगैरह की, इनको कुछ भी नहीं पड़ा। देखो आज में सबको क्या लगता है ना भाई हमारा घर सुरक्षित रहे बाकी दुनिया भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, अगर दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी तो आपका घर कौन सा बच जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे, क्या होता है ना आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज को अगर हमने खुला छोड़ दिया तो वो तो पूरा का पूरा सत्यानाश कर देगी इस एनवायरमेंट का, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के लिए एक लॉ इन्फोर्स किया गया है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में चिमनी लगी हुई है लेट अस सपोज, तो उस चिमनी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ESP लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ESP नहीं लगा है तो वो इंडस्ट्री डेफिनेटली बैन हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। ये कुछ मेजर्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं, क्यों, ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। ऐसे बहुत सारे मेजर है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है बच्चों, ठीक है। अगला conducting environmental impact assessment for industrial project and infrastructure development, very good, and developing and promoting pollution prevention strategy including waste management and pollution control technique। ये सब बहुत सारी टेक्निक्स है। जैसे अगर मैं बोलूँ पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो एक मेथड होता है जोनिंग होता है, जहाँ पे अपने जोन ही इस हिसाब से बांट दिए कि भाई जितना भी रेसिडेंशियल है वो अंदर की तरफ रहे, जितना भी आपका कमर्शियल है वो सब बाहर की तरफ रहे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बाहर की तरफ रहे और वहाँ पे आप प्लांट्स वगैरह या ट्रीज वगैरह लगाए दें ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ये सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट सच एज GWSS भी नर्मदा करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, करना ही पड़ेगा कोऑर्डिनेट, नहीं तो फिर पॉल्यूशन कंट्रोल हो नहीं पाएगा, ठीक है। स्किल रिक्वायरमेंट भाई आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे काफी अच्छा कमांड होना चाहिए जो मुझे लगता है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी से आपको पता होना चाहिए एंड फैमिलियरिटी विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड कंप्लायंस। तो ये कुछ मैंने आपको बताया। अब देखो होता क्या है ना, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं ये चीज, हमने इंजीनियरिंग में कितनी पढ़ाई की है, हम जानते हैं, अंदर से जानते हैं हम कि भाई कहीं ना कहीं हम वीक हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम वीक हैं, इसीलिए तो हमारा अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ या इसीलिए तो अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी एग्जाम में। अरे भाई कब तक अपन इस चीज को लेके कैरी करेंगे, ये बताओ मुझे, कब तक कैरी करेंगे, ठीक है। देखो एक होता है ना कि मैं कमजोर हूं और मैं जिंदगी भर कमजोर ही रहूंगा, तो फिर तो आपको कोई भी नहीं उठा सकता ना भाई, आप कभी उठ ही नहीं सकते क्योंकि आपने हार ही मान ली है। पर एक ये चलो मैं कमजोर तो हूं पर एक बार मेहनत तो करता हूं। भाई मैंने कई बच्चों को देखा है जो कमजोर होते हैं और मेहनत कर लेते हैं ना तो पेपर क्लियर हो जाता है, पेपर क्लियर हो जाता है। तो भाई करना क्या है, करना क्या है भाई, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अब पढ़ाई अगर खुद से नहीं हो पा रही हो, खुद से इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, देन आप बैचेस के लिए सोच सकते हो। हमारे भी बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूं, बट किसी भी बैच को ज्वाइन करने से पहले देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जो आपको कोर्सेज को ना बहुत कम दाम पे भी बेचेंगे। मेरा कोर्स तो वैसे भी आपके लिए रीजनेबल ही होता है हमेशा, बट मैं यहाँ पे कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बाकी लोग जो कोर्स सेल कर रहे हैं आपको डायरेक्टली, उनसे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर लेने को कह रहा हूँ, थोड़ा सा बच के रहो। कारण आपको आज के डेट में कोई भी कोर्स सेल कर दिया जाए, अब वो कोर्स आपके लिए ठीक है या नहीं है, आपके लिए वाकई में सटीक है कि नहीं है। देखो
हमें पढ़ाई करनी है किसके लिए? सिलेक्ट होने के लिए। हमें इसलिए नहीं पढ़ना कि भाई हम पढ़ ले, ज्ञान मिल जाए, सिलेक्ट होना हो, वो हमारे मैटर नहीं है। वो था हमारे इंजीनियरिंग के समय पे, जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय था कि भाई हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें सब्जेक्ट समझ में आए। अब ये है भाई सब्जेक्ट समझने के साथ में पेपर भी क्लियर होना चाहिए और विद इन दी 6 मंथ्स पेपर क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी बैच ज्वाइन करने से पहले 5 बार सोचो कि क्या मैं सही जगह ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, रिजल्ट आपको लोग बहुत सारे दिखा देंगे, क्योंकि देखो ऑल इंडिया रैंक 1 या स्टेट रैंक 1 हर किसी के पास होता है। तो क्या उसने हर जगह से कोचिंग की होती है? नहीं भाई, रिजल्ट्स आपको भी पता है कैसे सबके पास ऑल इंडिया रैंक 1 या स्टेट रैंक 1 होता है। ठीक है, इसी चीज को समझाने के लिए इसके बारे में पहले समझो, एग्जाम क्या है, बहुत अच्छे समझो एग्जाम के बारे में। ठीक है, जितने लोगों ने भी अभी तक प्रैक्टिस की थी या कोचिंग की थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप 2 नंबर 3 नंबर से रह गए तो 2-3 नंबर से आप हमेशा रहोगे। कारण है ना, वो 2-3 नंबर कोई आपको बताएगा ही नहीं कि कैसे क्रैक करना है बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, इस एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो नॉन टेक और टेक को मिला के है। अब हमारे साथ क्या है, हम लोग टेक्निकल छोड़ देते हैं और हम लोग नॉन टेक में घुस जाते हैं। पहली प्रोसेस में नॉन टेक में घुस जाते हैं और हमें डर भी नॉन टेक से। अरे आप कितना भी पढ़ लो नॉन टेक, पर 30-40 नंबर ज्यादा नहीं उठा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं उठा पाना। पर अगर आपने टेक्निकल ढंग से पढ़ लिया, जो आपने 4 साल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ा तो है, एटलीस्ट समझ में आया नहीं आया वो अलग बात है, पढ़ा तो है ना, तो वो चीज को अगर आपने ढंग से एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, आप उस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सब बताऊंगा कब? वेबिनार के अंदर, ये सब बताऊंगा आपको वेबिनार के अंदर। ठीक है, वेबिनार के लिए करना क्या है बच्चों, ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जाइए क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। नहीं हो पा रहा तो भैया इसको स्कैन कर लीजिए। कब है वेबिनार? 16 नवंबर को है, 16 नवंबर को, यही 2 दिन बाद सैटरडे को। कितने बजे है? 6 बजे है बच्चों, 6 बजे है शाम को 6 बजे है वेबिनार। ठीक है, फटाफट से रजिस्ट्रेशन करो इसका। ठीक है, नाउ समरी में क्या बोलता है भैया, फाइनल इसकी समरी में क्या बोलता है? ठीक है, एक समरी में इसको खत्म कर लें तो भैया क्या बोलता है, GWSS भी फोकस करता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पे, R&B जनरली करता है भैया रोड ब्रिज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, नर्मदा किस पे करता है भैया, लार्ज स्केल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स सच एज रिवर्स, डैम्स एंड रिजर्वायर्स के जो भी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। एंड GPCB का काम क्या है, रेगुलेट्स एंड मॉनिटरिंग पॉल्यूशन, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल कंप्लायंस एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ओके, सो ये मैंने आपको अभी चारों वैकेंसीज के बारे में इन डिटेल में बताया। मैंने आपको वेबिनार के बारे में बता दिया है। अगर वेबिनार के रजिस्टर करना है तो ये आपके पास QR कोड है। नाउ एक बार बोलता हूं, थोड़ा ध्यान से सोचना, ज्वाइन कर लेने से पेपर क्लियर हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही बच्चों। ठीक है, अब कौन आपको ढंग से पढ़ा पा रहा है उसके लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, एटलीस्ट सेशन को अटेंड करके देखिए। आपने मेरे सेशंस को अटेंड किया हुआ है, नहीं किया है तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि पहला सेशन आपके लिए रखूं। ठीक है, ऐसा जहां पे आप लोग देख पाए मुझे, या आपको डेमो सीधा सीधा भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहला काम जो है वो वेबिनार का है। वेबिनार में आइए, वेबिनार में मिलते हैं, वेबिनार में डिस्कस करते हैं, देन सीधा बैच में जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है सर प्राइसिंग कितनी रहेगी? टेंशन ही ना लो भैया, प्राइसिंग का टेंशन ही ना लो, मार्केट आउट कर दूंगा पूरा का पूरा, टेंशन ना लो, है ना। इतना कम कर दूंगा कॉस्ट बच्चों, इतना कम कर दूंगा कि सबके सब पढ़ पाओगे, इतना कम कर दूंगा। ठीक है, इतना कम कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी को अभी तुरंत ही बैच ज्वाइन करना है ना तो भी आपके लिए सीधा बोल दिया भाई 50% ऑफ है, लो कर दिया 50% ऑफ। ठीक है, कर दिया 50% ऑफ, डायरेक्ट 50% ऑफ कर दिया है, सीधा 50% ऑफ। पढ़ो, सिलेक्ट हो, मुझे तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है भाई, मेन रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, आओ पढ़ाई करो, 50% ऑफ सीधा है। ठीक है, कहां कॉल करना है भैया बैच के अगर बारे में जानना है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर भी देता हूं 9879387738। ओके, तो ये नंबर है बच्चों 9879387738। आप सीधा जाइए, इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल करके बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए और सीधा बैच में रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको इतना यकीन है कि भाई जितना अभी तक बताया है वो सब आपके काम का बताया है, सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बताना शुरू कर दिया। देखो मैं वैकेंसीज लेके आता हूं, मैं बच्चों को बताता हूं वैकेंसीज के बारे में, तब बाकी सब लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि भाई तुमको पढ़ाऊंगा तो सिलेक्ट करवा दूंगा। बहुत सारे सिलेक्शन आज तक दिए हैं और अभी भी ऑन गोइंग है बच्चों का बैच। ठीक है, मेरे यहाँ पे बच्चे वैकेंसी हो चाहे ना हो, बच्चे पढ़ते रहते हैं थ्रू आउट। ठीक है, क्यों? वैकेंसी जैसी आएगी एग्जाम देंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे उस एग्जाम में। ठीक है, तो नया सब्जेक्ट, नया बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूं, डेट बताऊंगा वेबिनार के अंदर। बट अगर आप चाहते हैं कि भैया सीधा बैच ज्वाइन करना है, कॉल करिए इस नंबर पे, 50% ऑफ है, सीधा का सीधा बैच यहां से ज्वाइन करिए। ठीक है, और भी सरप्राइजेस लेके आ रहा हूं आपके लिए, कब? वेबिनार के अंदर। तो वेबिनार को जरूर और जरूर अटेंड करिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।